बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका रवि यूपीएससी फैक्ट्री में। और हम लोग बात करें इकोनॉमी के बहुत महत्वपूर्ण आयाम पर। अभी तक हम लोग लगभग इकोनॉमी के 22 लेक्चर को देख चुके हैं और यह जो 22 लेक्चर थे वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले एग्जामिनेशन में पीटी में भी इंपॉर्टेंट है। एवं मेंस की बात करें तो मेंस में इसी के आधार पर बहुत बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है। उसका डायग्राम मैं बताऊंगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो नेशनल इनकम की क्लास है। और पिछले क्लास में हम जनरली बात कर चुके हैं, निवेश को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। निवेश के साथ हम लोग शेयर मार्केट को देखने का प्रयास किए थे। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो तो उतना शेयर मार्केट पर हम बात कर चुके हैं। फिर भी हम आगे कुछ हद तक और रिलेट करेंगे इन चीज़ों को। टॉपिक समाप्त नहीं होता है, टॉपिक घूमता रहता है। तो आपको बता दूं कि आज का हमारा क्लास क्या है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को इस क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक के साथ साथ देखते चलेंगे। हम लोग को समझना है नेशनल इनकम, तो एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए और बहुत आराम से क्लास में ही आपको सब कुछ सीखना है। बाद में रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालना है। रिवीजन का मतलब होता है सोचना, उस टॉपिक पर सोचना, बेसिक आपको पता हो, उस बेसिक पर अल्ट्रा थिंकिंग रख के फिर उस टॉपिक को सोचना, उसको रिवीजन कहते हैं, रिवाइज कहते हैं। तो आप बाद में आपको रिवाइज करना है, बाद में आपको पढ़ना नहीं है। आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैं अभी दे दूंगा और बाद में बस उस पर आप अलग अलग दिमाग लगा के अलग तरीके से सोचिएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आय समझेंगे आय क्या होता है। तो सबसे पहले अगर सवाल पूछा जाए आय क्या होता है, एवं इस टॉपिक के साथ ही अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं, जो अदर पीसीएस एग्जाम में जो पूछे गए हैं, यूपीएससी में जो सवाल अभी तक पूछे गए उस सवाल को हम टॉपिक में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बताते हैं आय क्या है। तो मुझे बताइए आय क्या है, बताइए। तो जैसे जनरली इसको समझना है तो देखिए, हम राष्ट्रीय आय को अगर समझना है तो सबसे पहले हम फैमिली को समझना पड़ेगा। जैसे अगर समझे ठीक से इकोनॉमी में तो दो टाइप की बातें होती, एक होती फैमिली और दूसरा होता है हाउस होल्ड। ठीक है, दोनों में अंतर है। फैमिली क्या है, तो फैमिली की अगर बात करें, फैमिली क्या है तो फैमिली एक सामाजिक संरचना है, फैमिली एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। फैमिली क्या है, सामाजिक कॉन्सेप्ट, सामाजिक कॉन्सेप्ट है। कोई पूछे हाउस होल्ड क्या है, तो हाउस होल्ड एक आर्थिक कॉन्सेप्ट है, आर्थिक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ जाएगा अभी जस्ट आपको बातें, ठीक है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए। तो फैमिली क्या है, सामाजिक कॉन्सेप्ट, और हाउस होल्ड क्या है, आर्थिक कॉन्सेप्ट। अगर सामाजिक कॉन्सेप्ट की बात करें, फैमिली में किसकी बात करें, सामाजिक कॉन्सेप्ट की, तो देखिए फैमिली किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं फैमिली, देखो वर्ड बना हुआ है फैमिली, हम कई बार बता चुके हैं, फादर एंड मदर, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन फादर मदर से क्या आ गया, बच्चा, ठीक है, उसे क्या आ जाएगा, बच्चा। तो एक मान लीजिए परिवार है, ठीक, इसमें एक है पिता, एक है माता, ठीक है, फिर इनके दोनों के समझो क्या बने, बच्चे बने, अरे समझ में, फिर इनके बच्चे बने, तो क्या हो गया, दादा, ये क्या हो गया, दादी, पापा, मम्मी, जो भी हैं वगैरह, चाचा, जो भी हैं, फूआ वगैरह सब। तो एक बात बताइए, इन लोगों में ब्लड रिलेशन है कि हर्टली रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। तो याद रखना कि सामाजिक फैमिली, जो फैमिली एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है और सामाजिक कॉन्सेप्ट में ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, तब हम उसे फैमिली कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग घर से बाहर आए, ठीक है, आप किसी दूसरे घर से हैं, आप किसी दूसरे घर से हैं, बाकी सब दूसरे घर से हैं, हम दूसरे घर से हैं, नहीं, हम लोग क्या किए, किसी एक रूम में रह गए, ब्लड रिलेशन है नहीं। लेकिन याद रखना है फैमिली सामाजिक कॉन्सेप्ट है, सबका चूल्हा एक जगह ही जलता है, किचन सबका एक ही हो, तब हमने इसे क्या कहा, फैमिली कहा। लेकिन जो लोग अलग अलग समुदाय से आए, अलग अलग जगह से आए, कोई मोतिहारी से, कोई नेपाल का है, कोई यूपी का है, कोई मध्य प्रदेश का है, सब आके क्या कर रहे हैं, हम लोग एक साथ रह रहे हैं और उसके बाद हम लोग किचन भी शेयर करते हैं, हम लोग थाली भी शेयर करते हैं। तो बताइए क्या ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन नहीं है। तो याद रखना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किचन हम लोग शेयर कर रहे हैं, किचन शेयर करने का मतलब फैमिली जैसा ही रह रहे हैं। तो एक क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, सच बताइएगा, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा बचे, कुछ सेविंग बचे, सेविंग आए, अरे समझ में, सेविंग आए। तो याद रखना कि हाउस होल्ड एक आर्थिक कॉन्सेप्ट है, पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी किचन एक है। तो इसे कहते हैं हिंदी में उपभोक्ता परिवार और इसे कहते हैं परिवार। परिवार एक सामाजिक सिद्धांत है और उपभोक्ता परिवार एक आर्थिक सिद्धांत है। अरे समझ में, इसमें ब्लड रिलेशन
नहीं होता है, इसमें ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, समझिए इस बात को, ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग मान लीजिए कि एक पूरा खानदान है, खानदान से 4 लोग आए, बाहर आए, ठीक है, वो अलग अलग भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग एक साथ रहें पैसा बचाने के लिए, नहीं है समझ में। तो याद रखना, हाउस होल्ड में ब्लड रिलेशन नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। नहीं समझ पा रहे हैं? चाचा के बेटा, हम, खून का रिश्ता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना चीज़ ऐसा। या फिर अपने घर में 4 लोग, 4 भाई, ठीक है, कभी कभी होता है कि घर में नहीं बनता है खाना, एक जगह ही बनेगा, लेकिन उसका आपस में सोच नहीं मिल रहा है, बाहर आए तो पैसे बचाने के लिए एक साथ रह लिए। अरे समझ में? तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, हाउस होल्ड क्या है, आर्थिक कॉन्सेप्ट है। इसमें ब्लड रिलेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी, ब्लड रिलेशन हो नहीं भी हो सकता है। तो ये बातें समझ में है, नहीं है समझ में? अब ध्यान रखिए, इस दोनों में त्याग की भावना किस में होती है? जैसे हाउस होल्ड में आप रह रहे हैं नए नए लोगों के साथ, MP से, UP से, बिहार से, झारखंड से है, बताइए इन लोगों के पास बस आपके साथ इसलिए जुड़े क्योंकि फ़ायदा हो, त्याग की भावना है, समर्पण है, नहीं है? समर्पण नहीं समझ पा रहे क्या? समर्पण का आपके लिए समर्पण है क्या उनके पास? नहीं। वो अपना प्रॉफिट के हिसाब, मतलब सोचिए ना चीज़ें कि अगर तनका 2 लोग रह रहे, अगर थोड़ा को नुकसान हो जाए तो गड़बड़ हो जाता बात। इसमें समर्पण की भावना नहीं है, ये आपका तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। इसमें परिवार जरूर है, हाउस होल्ड, इसमें हाउस होल्ड में परिवार जरूर हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन परिवार जैसा विशेषताएं नहीं है। इसमें परिवार जैसी विशेषताएं हैं। देखिए इस बात को, फादर को देखिए, एक दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान जो चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाए, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जो चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाए। अरे समझ में? हर व्यक्ति चाहता है कि आप मेरे नाम से जाने जाए। एक बाप ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम बेटा के नाम से जाना जाए। ये होता है फादर, ये होता है फैमिली। समझ पा रहे इस बात को? एक इंटरव्यू में देख रहे थे एक बार कि कोई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, शायद उनका डायरेक्टर फिर बहुत बड़े रिच मैन है, मुझे नाम नहीं याद उनका नहीं आ रहा है। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आपके बेटा को अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी, मतलब शायद गूगल उसे हायर कर रहा था, उन्होंने नहीं जाने दिया। तो पूछा उनसे आपने ऐसा क्यों किया? तो बताएं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अरबों कमाए, बस मेरी इच्छा यही है कि मेरा बेटा शाम का खाना मेरे साथ खाए, 25,000 कमाए लेकिन मेरा बेटा शाम का खाना मेरे साथ खाए। ये होता है फादर। समझ पा रहे इस बात को? देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हम चुनते हैं, दोस्ती हम चुनते हैं, पत्नी हम चुनते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, टीचर हम चुनते हैं। एक परिवार ऐसा रिश्ता है जो खुदा चुन के भेजता है, तो उनके चुने हुए चीज़ पर हम शक नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, त्याग की भावना इसी में होती है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना ये बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ें अरे समझ में? तो त्याग की भावना, समर्पण की भावना किस में है? परिवार में, इसमें नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि ये आर्थिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने कहा ये क्या है? सामाजिक कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में कोई डाउट है? तो पूरा कंप्लीट है बात। इसका मतलब साफ साफ अगर कहें तो नॉर्मली फैमिली और हाउस होल्ड आपको समझ में आ गया। इकोनॉमी में मैं फैमिली वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ हाउस होल्ड है, यहाँ प्रॉफिट की बातें होती है, यहाँ सेविंग की बातें होती है। मुझे बताइए, आप अगर मान लीजिए नहीं आए, किसी दिन 4 लोग घर में रह रहे हैं एक साथ, मतलब हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, और आप कहीं बाहर निकल गए, आपको आने में 3 बजेगा लेट, क्या आपका दोस्त कभी बैठ के आपका इंतजार करता है गेट पे? नहीं, वो सो जाएगा, फोन नहीं लगेगा, परेशानी होगा, सो जाएगा। अगर वो परेशान होगा तो इसलिए परेशान होगा कि उसको फंस ना जाए, इसलिए नहीं कि उसका बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। अरे समझ में? लेकिन आपकी माँ, अरे समझ में, इंतजार करती है, तब तक वो खाना नहीं खाते जब तक आप घर पर नहीं चले जाए। समझ पा रहे हैं? तो ये समर्पण, ये होता है प्यार, और ये क्या है? मतलब। कोई डाउट नहीं? तो ये समझ पा रहे हैं इस बात को? अब हम क्या समझते हैं, देखिए अब इसका फैमिली है, हाउस होल्ड है, ठीक है। तो एक बात और बता दूं, इनकम किस में कंक्लूड होगा? 4 लड़के हाउस होल्ड में साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक कमा रहा है 25,000, दूसरा कमा रहा है 25,000, तीसरा कमा रहा है 35,000, चौथा कमा रहा है 40,000। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अगला की इनकम से अगला को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो कोशिश ये करता है, समझिए इस बात को, वो कोशिश ये करता है कि पूरा खर्च कितना आ रहा है। पूरा खर्च अगर रूम में आ रहा है 10,000, तो 4 लड़का है तो एक 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये देगा। नहीं समझ में? 25 मतलब 2,500 रुपये देगा, हाँ 2,500 रुपये देगा। चीज़ें क्लियर है? लेकिन याद रखना है, तो हम इसे हाउस होल्ड, जो प्रॉपर लोग जो इनकम जनरेट करें, इसे हम हाउस होल्ड इनकम कहेंगे, लेकिन सबकी इनकम से एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं है। कोई 1 लाख भी कमाए तब पर भी 2,500 रुपये ही देगा।
आ रहा है समझ में? नहीं, लेकिन फैमिली में ऐसा है क्या? जैसा जरूरत पड़े वैसा काम। तो इसके इनकम को कहते हैं हाउस होल्ड इनकम, इसके इनकम को कहते हैं फैमिली इनकम। कोई डाउट? हम यूज करेंगे इन चीज़ों को, एक काम भी यहाँ से सवाल भी बनते हैं, ठीक है। हम आगे जगह जगह पे इसका यूज करते रहेंगे। अब आपको पता चलेगा कि मैं हाउस होल्ड क्यों लिखता हूँ, फैमिली क्यों नहीं लिखता हूँ। क्लियर है बातें? अब देखिए हम लोग हैं ये समझने वाले, हम लोग थोड़ा सा फैमिली पर बात कर लेंगे, हाउस होल्ड कहीं भी बात कर लेंगे, आपको समझना है। हमने ये बता दिया फैमिली और हाउस होल्ड में क्या अंतर है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि हाउस होल्ड जो इनकम जनरेट करे उसे कहते हैं हाउस होल्ड इनकम, और फैमिली जो इनकम जनरेट करे उसे क्या कहते हैं, फैमिली इनकम। अब यहाँ देखिए आय, आय किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, आय का मतलब ये होता है कि हम कहीं मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बदले में, मेरे श्रम के बदले में जो धन मुझे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। नहीं है समझ में? तो आय किसे कहते हैं बताइए? मेरे श्रम के बदले में जो हमें क्या मिले, धन मिले, उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। फिर से बताइए, श्रम के बदले में धन मिले उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा नहीं? ऐसा हमेशा नहीं है। कई बार याद रखना, अधिकार लेने के बदला में हमें धन देना पड़ता है। अधिकार के बदला में क्या देना पड़ता है, हमें धन देना पड़ता है। अधिकार मतलब अधिकार के बदला में जो धन देते हुए हमारा कर्तव्य है, और कहीं ना कहीं आय का हिस्सा ही होता है, कहीं ना कहीं आय का एक हिस्सा ही होता है, और उसे हम कहते हैं टैक्स। सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है वैसा थोड़ी कि सरकार मेहनत कर रही है, खूब मेहनत करे और अपने मेहनत के बदला हम लोग से पैसे ले रही है, नहीं। वो क्या करे, हमारा एक अधिकार है, उस अधिकार के बदले में पैसे देते हैं, वो टैक्स है। लेकिन समानता आय किसे कहते हैं, श्रम के बदले में जो पैसा दिया जाए उसे, श्रम के बदले में जो पैसा दिया जाए, धन दिया जाए उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। लेकिन कई बार अधिकार के बदले में भी धन दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पादन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। हम बताए थे पीछे, एक्साइज टैक्स ऐसे करके बहुत, अरे समझ में। तो याद रखना चीजें कि प्रोडक्शन टैक्स, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रोडक्शन टैक्स। अच्छा कर देते हैं डेवलप, इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में, बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो उत्पादन टैक्स। आ रहा समझ में? कौन सा टैक्स, उत्पादन टैक्स। इसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन कर। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताइए आय क्या है, बता दीजिएगा क्या आय क्या है? श्रम के बदले में जो धन मिले उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए, अब हम इसे हटाते हैं। मुझे लगता है चीज़ें आपको याद हो गया, चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे। कई बार टॉपिक में स्लो चलना पड़ता है कि टॉपिक हमारा बहुत बेसिक पकड़ बने। अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आय किसे कहते हैं, श्रम के बदला में जो धन मिले उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फैमिली इनकम पर। जब तक हम फैमिली इनकम नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे नेशनल इनकम समझ में तो आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, वो वाली बात नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, फैमिली इनकम पर थोड़ा सा हम बात कर लें। तो फैमिली इनकम में, फैमिली में कौन कौन थे मुझे बताइए। हाँ बताइए, फादर, मदर, उसका सन, डॉटर, सन की वाइफ, इतने लोग हैं। आप ये समझ जाइए कि अच्छा ऐसे मान लीजिए कि फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, और इन दोनों के 4 बेटे हैं, 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा और 4 बेटे, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा समझिए, फादर और मदर जो है वो क्या कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, कृषि देखते हैं और पशुपालन देखते हैं। समानता गाँव में यही संरचना पाई जाती है। क्या देखते हो, कृषि और पशुपालन। अब ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, ठीक है, आ रहा समझ में। अच्छा उसके बाद समझिए, एक जो बड़ा वाला बेटा है वो संभालता है, मान लीजिए कि एक पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गा पालन ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है, इस बात को मानिए। तो क्या संभालता है, मतलब समझिए कि मतलब है ना कि एक पशुपालन हो गया और एक मुर्गी पालन वगैरह जो कुछ है, इन चीज़ों को, एक बेटा है वो संभालता है, वो ध्यान से समझना है, मछली, मत्स्य पालन, ठीक है। वो मछली मतलब मत्स्य पालन संभालता है एवं इसके साथ वो देखता है थोड़ा वन विभाग,
जितने वन वगैरह है, ठीक है, जंगल वगैरह जितने भी वन जैसे है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह लगा देते हैं, उन चीज़ों को संभालता है। एक बेटा संभालता है फैक्ट्री। एग्जाम्पल बहुत जरूरी, तभी मैं चीज़ें दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। और एक बेटा कुछ नहीं कर पाया, निकम्मा है, तो टैक्सी चला रहा है, और आगे टैक्सी में लिखा है माँ का आशीर्वाद, होता है ना गाँव में देखिएगा तो माँ का आशीर्वाद, ठीक है, पीछे लिखा रहेगा फिर मिलेंगे, ठीक है। बहुत बात रहता है, हंस मत, बहुत बात रहता है, हाँ हंस मत पगड़ी, ठीक है। तो समझिए ये फैमिली इनकम क्या है, तो मुझे बताइए, अगर बात करें फैमिली इनकम क्या है, तो दो बातें हैं, समझिए इस बात को। कुछ ऐसे इसमें व्यवस्थाएं हैं, मैं एग्जांपल बहुत सोच के लिया हूँ और चीज़ें में मज़ा आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पिताजी और मम्मी क्या कर रही है, वो कह रहे हैं मैं कृषि और पशुपालन को संभालूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए समझिए इस बात को, मतलब एक बेटा और बना दीजिए बेचारा का, ठीक है, एक बेटा और बना दीजिए, या बेटी बना दीजिए, बेटी, लगातार बेटा भी ठीक नहीं है, ठीक है। वो बेटी बैंक में जॉब कर रही है, चीज़ें ठीक है, कहाँ जॉब करी, बैंक में। और एक करा टैक्सी में काम करता है, और बाकी टाइम पे मतलब जैसे 9 से लेकर जनरली जो टैक्सी का टाइम होता है, ज़्यादातर किराया जनरली मिलता है सुबह, ठीक, और शाम ज़्यादा, तो बाकी टाइम में मोबाइल की कंपनी में काम करता है, जैसे बीपीओ ऑफिस में काम करता है, एलपीओ में काम करता है। उस समय समय के हिसाब से बीपीओ में कभी काम किया, कभी एलपीओ में काम किया, मैं बताऊँगा चीज़ें, एलपीओ में नहीं केपीओ में काम करते हैं, बीपीओ समझ लीजिए, ठीक है। या फिर बीपीओ मतलब होता है कॉल सेंटर, समय से इसमें भी काम कर रहे हैं। अब चलिए एग्जाम्पल पूरा ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ें हम समझेंगे। अब बताइए फैमिली की इनकम का स्रोत क्या है। अगर इनकम देखें तो इनकम देखिए इसमें अलग अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ ऐसा है जिसको रोज इनकम मिल रहा है, टैक्सी चला रहा है, रोज इनकम मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकम मंथली होता है, इनकम रोज भी हो सकता है। देखिए इसका रोज इनकम हो रहा है, तभी तो रिक्शा चलाने वालों को देखिए दिन भर कमाएगा, रात में पौवा सटा के सो जाएगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो इसका रोज इनकम है। उसका देख लीजिए जो बैंक में काम करे उसका मंथली इनकम है, ठीक है। इनका कृषि कर रहे हैं तो देखिए 4 महीने पे इनकम है, या मान लीजिए 6 महीने पे, ठीक है। पशुपालन कर रहे हैं तो दूध बेच के, मतलब दूध बेचने पर जनरल लिया तो डेली इनकम है, नहीं तो डिपेंड करता है कैसे ले रहे हैं, मंथली इनकम है। जब पशु को बेचते हैं प्रॉपर तो फिर उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। अरे समझ में चीजें, कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है तो मंथली इनकम है, ठीक है। ये देखिए मुर्गी की काम बात करें, जैसे मुर्गी पालन कर रहा हो तो मुर्गी पालन में समय लगता है, तो इसमें भी डिफरेंट नहीं, लगभग 3 महीने में जनरली पालन वगैरह करने में, चीज़ें मुर्गी को डेवलप करने में 3 महीने लगता है, तो इसका 3 माही इनकम है। नहीं आ रहा समझ में। मछली वन, इसमें डिपेंड करता है कितना समय मछली तैयार होगा, वन तैयार होने में कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे शीशम वगैरह गांव में पेड़ लगा के लोग छोड़ देते हैं, शीशम का पेड़, उसके बाद सरपत का पेड़, बिल्लो का पेड़, कई टाइप का पेड़ लगा के छोड़ देते हैं, फिर उस पेड़ को बाद में बेचते हैं, ऐसा हो रहा चीज़ें। तो इसका एक अलग टाइम है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनकम मंथली होती है एग्जैक्ट, मंथली डेली होती है एग्जैक्ट, इनकम डेली होती है एग्जैक्ट, हम कह नहीं सकते। मंथली का अलग अलग टाइम है, एक में रोज भी हो सकता है, 3 महीना में हो सकता है, 6 महीना में हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आईआईटी में प्रॉपर क्वालिफाई करके, मान लीजिए कि गूगल ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ मतलब बड़े बड़े आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनको 1 साल का पैकेज मिल जाता है, तो सालाना इनकम भी होता है। मतलब इनकम का स्रोत है। थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें हमने ऐसा क्यों बांटा, तो हमने इसलिए ऐसा बांटा कि अगर मान लीजिए हम बांट दिए तो जिस समय हमें इनकम निकालना हो, इस परिवार का इनकम बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ठीक से अच्छा इनकम कैसे निकाले, तो अच्छा बताइए, जब हम ये देखिए इनकम निकालने की बात है तो देखिए कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये बोलेगा हम तो रोज़ कमा रहे हैं, ठीक है, ये बोलेगा अच्छा तुम रोज कमा रहे हो लेकिन हम महीने में कमा रहे हो तो तुमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। कहाँ है बैंक वाला, देख लीजिए तुम रोज जितना कमा महीने में तुमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। फैक्ट्री वाला बोलेगा तुमसे भी ज़्यादा कमाए, तो डिपेंड करता है ना कि स्किल कैसा है इसका, उतना ज़्यादा कमाएगा। स्किल बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया कमाएगा, ठीक है। तो तुम जितना रोज कमा रहे हो, तुम रोज कमा रहे हो, रोज कमा रहे हो तो खर्च भी तो तुम्हारा रोज हो रहा है, क्योंकि आप रोज इनकम जनरेट करते हो तो रोज आपका खर्च होगा। अगर आप आराम से कमा रहे हैं, 1 महीने में आपको मिला तो मुझे रकम आपको मिलेगी, फिर सेविंग के चांस बढ़ जाते हैं। आ रहा है समझ में।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इनकम निकालना हो, तो अगर रोज के हिसाब से इनकम, इसका इनकम निकाले, फिर मंथली के हिसाब से इनकम निकाले, तो एक समय दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, एक स्किल डेवलप किया जाए कि हम ये करेंगे कि एक महीने में इनकम देखेंगे। एक महीने में इनकम कैसे देखेंगे, एक महीने में देख लेते हैं, या फिर 3 महीने में देख लेते हैं, या फिर 6 महीने में देख लेते हैं, फिर 1 साल में देख लेते हैं। ज़्यादा उचित कौन होगा, 1 साल में होगा। अरे समझो 1 साल वाला ज़्यादा उचित होगा। तो इसका क्या करेंगे, रोज़ कमा रहे हैं मान लीजिए 20 रुपया, तो दिन में 365 दिन होते, साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 गुना 20, उसके हिसाब से देख लेंगे यह 1 साल में कितना कमा रहा है। कोई दिक्कत, ये कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, सबका कमा रहा है। तो 1 वर्ष में हम क्या करेंगे, 1 वर्ष में हम देखेंगे सब कितना कमा रहा है, और सबको क्या करेंगे, देखिए सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा समझने के एग्जाम्पल क्यों लिया, इसलिए लिया मैं जो बता रहा हूँ अभी, हम क्यों जोड़ देंगे सबको। देखिए हम जोड़ेंगे तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर, पशुपालन, फिर देखिए मुर्गी, फिर देखिए मछली, वन। तो मान लीजिए कि एक इसको पिता और माता, मतलब पिताजी और माताजी को ये पता होता है कि हम जो फसल में पैसे लगा रहे हैं हमें कितना प्रॉफिट आने वाला है, पता होता है, हर साल कितना उत्पादन होती है, बातें उनको पता होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश 1 साल में, अगली बार जैसे इस बार उत्पादन में मान लीजिए कि 1000 टन उत्पादन हुआ फसल का, ठीक है, अगली बार मान लीजिए कम गया, 9000 टन हुआ, तो समझेंगे ना कि 1000 टन गया कहाँ। जैसे 10,000 टन हुआ पहली बार और दूसरी बार 9000 टन हो गया, तो कम गया 1000 टन। तो सोचेंगे आखिर हुआ क्या, गड़बड़ी कहाँ है। तो गड़बड़ी ये हो सकता है कि हाँ उर्वरक ठीक से नहीं पड़ा होगा, गड़बड़ी हो सकता है कि मजदूर ठीक से मेहनत नहीं किया होगा, क्योंकि याद रखना है फसल तैयार बीज से नहीं, फसल तैयार खून से होता है। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना फसल तैयार होता है। एवं प्राकृतिक वातावरण भी जरूरी है, टाइम पे वर्षा, टाइम पे उर्वरक पड़ना, टाइम पे निराई मतलब होता है कि फसल के साथ जो भी अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है निराई। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं। तो कहाँ गड़बड़ी हो गई है, हमने एक ऐसा भी हो सकता था कि लोग इसे मतलब अलग अलग सेक्टर में नहीं बांटते, ऐसा भी हो सकता था कि लोग आराम से सब पैसा आते एक जगह रखते साल में एक बार गिन लेते और काउंट करके बता देते अच्छा इतना हुआ है इनकम। लेकिन ऐसा क्या कि इसको इसलिए ऐसा बांटा गया कि ठीक से देखिए, पिताजी माताजी कहीं ना कहीं कृषि पशुपालन मतलब प्राइमरी सेक्टर में है। कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में। उसका देख लीजिए जो बड़ा बेटा है मुर्गी, तो मुर्गी कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर किसे कहेंगे हम देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं जो प्राइमरी सेक्टर जो प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त हो, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। मछली प्राइमरी सेक्टर है, वन प्राइमरी सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे, 1 ईयर में क्या जोड़ेंगे, तो 1 ईयर में जोड़ेंगे प्राइमरी सेक्टर से उत्पादन धन प्लस सेकेंडरी सेक्टर से उत्पादन धन प्लस एक टर्सरी सेक्टर है, तो टर्सरी सेक्टर से उत्पादित धन, प्राप्त धन। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में काम किया उसके बदला में आने वाले धन को हम आय कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो काम किया उससे आने वाले धन को हम आय कहते हैं। एग्जाम्पल कहीं याद हो गया होगा आपको। और टर्सरी सेक्टर से जो श्रम किया उसके दौरान आने वाले धन को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से जो धन आया इसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो एक फैमिली में, जब फैमिली अगर पूछूं कि एक फैमिली में इनकम कौन बनाता है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो अगर मैं पूछूं कि एक देश में इनकम कौन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फैमिली उसी प्रकार से कंट्री है, जिस प्रकार से फैमिली मेंबर है उसी प्रकार से देश की जनसंख्या है। तो एक देश में इनकम कौन बनाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी एक सेक्टर। नहीं आ रहा समझ में, कोई डाउट। अब यहाँ से फिर सोचिए सबसे ज़्यादा धन कौन देगा, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा धन। तो याद रखना है, अगर आप सोचिएगा कि नहीं बहुत लोग इसमें काम करते, नहीं आपको बता दूं जो मैं स्ट्रक्चर तैयार किया वैसा ही स्ट्रक्चर भारत में भी है। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता दूं जो कृषि आप कहते हैं, कृषि में बहुत फायदा नहीं है। सोचिए ना 6 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, बीज में पैसा लगा होगा, ठीक है, सिंचाई में लगा होगा, कोई डाउट, मजदूरी में पैसा लगा होगा, बहुत चीज़ें पैसा लगेगा। प्रॉफिट आप अगर किसान से मिली जाकर, वहाँ वैसे किसान को है फायदा जो बहुत बड़े लेवल पर खेती करते हैं, उसे फायदा है। जो नॉर्मली भारत के किसान की बात करें तो नॉर्मली जो खेती जिसके पास खेत का छोटा टुकड़ा है उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं है। आपको सच बता दूं पशुपालन में फायदा नहीं है, बहुत फायदा नहीं पशुपालन में। हाँ अगर हरियाणा के क्षेत्र की बात करें, पंजाब के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ है, लेकिन जो नॉर्मली जो 1-2 पशु पालते हैं उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि याद रखना है कि जो गाय है, आजकल गाय भी मतलब हाईलाइटेड मतलब हाई क्वालिटी की गाय है, उन्हें नॉर्मली पहले जो घास खाती थी अब घास नहीं खाती है। अब चोकर
चुन्नी कहते हैं और गाँव में खड़ी होता है, ये सब इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा। अगर आप पशु को पाल लें, एक्चुअली लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो बिजी रहते हैं इन चीज़ों में। आप पशु को पाल लीजिए, पूरा खर्चा निकलता है, आप लॉस में जाइएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। मुर्गी पालन में करिए, मान लीजिए मुर्गी पालन कर रहे हैं, जनरली मुर्गी पालन कर रहे हैं, इसमें आपको नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। कोई बीमारी फैल गया, मुर्गी बिकना बंद, अंडे बिकना बंद, काम खत्म। सीजनल है, गर्मी में अंडा कम बिकता है ठंडे की अपेक्षा, नुकसान होता है। देख लीजिए मछली मछली कभी कभी मर जाती है, ठीक है, इसमें तो पैसे लगते हैं, प्रॉफिट होने का चांस लेकिन कम है। वन में बहुत समय लग जाता है, तब तक आप क्या कीजिएगा। तो कहने की याद रखना, प्राइमरी सेक्टर से आय कम प्राप्त होता है। और भारत की स्थिति खराब क्यों है? भारत की स्थिति इसलिए खराब है कि भारत में जिस सेक्टर से कम इनकम प्राप्त होता है, भारत के मैक्सिमम लोग उसी सेक्टर पे डिपेंड है। देखिए कृषि पर डिपेंड है मैक्सिमम लोग, समझ में आ रहा है। तो भारत को अगर डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर या सेकेंडरी सेक्टर की ओर। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा मुझे खुद बताइए, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है बाकी सबके रिस्पेक्ट में ज़्यादा कमाएगा? अच्छा जो बैंक में काम कर रहा है ज़्यादा कमाएगा? कोई डाउट है? ज़्यादा कमाएगा। अगर मान लीजिए टैक्सी एक आप अकेले चला रहे हैं तो जो चीज़ें हैं इनकम है प्रॉपर, अगर टैक्सी आप चलवा रहे हैं तो और ज़्यादा कमा लीजिएगा। लेकिन इसमें लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं, आप जितना मेहनत कीजिए उतना कमा सकते हैं। कोई डाउट है? तो कहीं ना कहीं इस बात को याद रखना कि किसी देश का इनकम के स्रोत 3 क्षेत्र हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और अगर आपको देश को डेवलप कराना है तो आपको प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा अभी जो मैं पढ़ा वो लग रहा है कि हाँ ज़्यादा टाइम लगा के हम कम सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। थोड़ा देर में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम लोग मोटरसाइकिल सीखते समय बहुत मेहनत करते हैं, इसका फ़ायदा आगे होता है इमरजेंसी में, कटा के निकल जाते हैं, वही फ़ायदा होगा इमरजेंसी में आगे। ठीक है, मुझे पता है कि कैसे कैसे समझाना है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, इस लाइन को याद रखना है। ठीक है चलिए, तो अगर बात करूँ इनकम, तो फैमिली इनकम, हाँ फैमिली इनकम किसे कहते हैं? तो घर के जितने मेंबर एक साल में जितने कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? फैमिली इनकम कहते हैं। और फैमिली इनकम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से। कोई डाउट इसमें नहीं, पक्का नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से अगर पूछे नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से हम उसमें फैमिली बोल रहे थे वैसे इसमें क्या है? नेशनल है, देश। तो किसी कंट्री में, अब यहाँ से नेशनल इनकम आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे नेशनल इनकम क्या है? तो किसी देश में, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। अच्छा किसी देश में, याद रखना नेशनल इनकम किसे कहते हैं? किसी देश में। अच्छा अब इसके बाद सोचना है, जैसे फैमिली में मेंबर थे, हमने क्या कहा? किसी फैमिली में प्रत्येक फैमिली मेंबर द्वारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर से आने वाला आय को हमने क्या कहा? फैमिली इनकम कहा। उसी प्रकार किसी देश में, देश में के मेंबर कौन है? तो देश के हम सब मेंबर हैं, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो किसी देश में कुल जनसंख्या द्वारा, दिख रहा है ठीक से? पक्का? हाँ, किसी देश में कुल जनसंख्या द्वारा। अच्छा किस किस सेक्टर से? प्राइमरी सेक्टर, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर से क्या प्राप्त होगा? जो आय प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है क्या? अच्छा चलिए अब करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि राष्ट्रीय आय कहते हैं, जैसे फैमिली इनकम में हम कंफ्यूज कर गए थे कि एक दिन में जोड़ें, एक साल में जोड़े, 6 महीने में, 3 महीने में। तो इसमें बड़ा क्लियर कर दिया। इस पर साफ वित्त आयोग ने कहा कि नहीं, हम राष्ट्रीय आय के आकलन तब करेंगे जब फैमिली है तो काम चला लेती है। यहाँ देश का सवाल है, हम लोग देखेंगे एक वित्तीय वर्ष में। कहाँ देखेंगे? एक, हाँ ठीक है, वित्तीय वर्ष में। तो देखिए डिफिनेशन क्या होगा? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के अंदर, या एक वित्तीय वर्ष में देश के कुल जनसंख्या के द्वारा, नहीं है समझ में? सुनिए, एक वित्तीय वर्ष में देश के कुल जनसंख्या के द्वारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से जो आय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। अब मन में आएगा वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से, हम लोग बार बार हम क्या करते हैं? हम कुछ निर्णय लेते हैं, हर बार कहते हैं ना कि हाँ निर्णय ले रहे हैं कि इस साल हम ये कर लेंगे। ठीक है, जब 1 जनवरी शुरू होता है तो हम कहते हैं नए जीवन का शुरुआत करेंगे, इस साल हम लॉस नहीं करेंगे, इस साल हम ये बेहतर करने वाले अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं।
उसी प्रकार से हम बात करें कि उसी प्रकार से जैसे हमारा कैलेंडर शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसी प्रकार देश का कैलेंडर शुरू होता है 31 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बोलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए 1 साल हो गया पूरा, इसी को कहते हैं वित्तीय वर्ष। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें बार बार लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं जब पढ़ा रहा था कई बच्चे कंफ्यूज करते थे, वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि मतलब 1 मार्च से 31 अप्रैल तक होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूजन कभी होगा मान लीजिए तो याद रखिएगा ABCD में देख लीजिएगा A पहले आता है कि M पहले आता है। कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग हंसेंगे ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कौन होता है बच्चे कन्फ्यूज, ठीक है, सब सुपरमैन नहीं माइंड से। याद रखें A पहले आता है फिर M पहले, A इसलिए अप्रैल पहले होगा, और कोई भी शुरू होता है 1 से, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो समय अवधि इसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। और इस वित्तीय वर्ष में हाँ कुल देश की कुल जनसंख्या द्वारा, अब तो समझ गए, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश के कुल जनसंख्या द्वारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से प्राप्त होने वाली आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बताइए कोई डाउट? एकदम फ्रेश है कि नहीं? अभी तक जो पढ़ाया पीछे जो मैंने किया उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये क्या राष्ट्रीय आय है? सवाल है तो पूछ लीजिए कुछ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर कंप्लीट है, चलिए मिटाने वाला दीजिए हमको। अब एक बात बताइए, अगर सोचिए मान लीजिए एक बात नॉर्मली कहूँ, जैसे एक फैमिली है, इसमें 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। और फैमिली का पूरा इनकम है 10,000 रुपये। हमने आपसे पूछा कि बताइए एक मेंबर कितना कमा रहा है, क्या करेंगे? 10,000 5 से भाग दे दीजिएगा, आता है 5 दूनी के 10, 2,000 रुपये एक आदमी कमाया, नहीं हो गया तो 5 गुना 2,000 गुना 5 बराबर फिर 10,000। तो अच्छा गारंटी है, मान लीजिए हमने कहा कि एक फैमिली का इनकम पूरा इनकम 10,000 है, तो एक व्यक्ति कितना कमाता है, तो क्या गारंटी है 2,000 कमाता होगा? नहीं। लेकिन तब अगर हम गारंटी जहाँ ना उसे हम कहते हैं औसत, एवरेज। अरे समझ में? तो याद रखना अगर नेशनल इनकम का, जैसे फैमिली का हम एवरेज निकाले 2,000 रुपये, उसी प्रकार अगर नेशनल इनकम का एवरेज निकाले तो उसे ही कहते हैं, नेशनल इनकम का क्या निकाले एवरेज, तो उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। फिर समझिएगा और समझ में आएगा बड़ी बात। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भारत देश है, इसका मान लीजिए कि भारत क्या है कि देश है, और इस देश में जितने भी जनसंख्या है, देखिए ना कुल जनसंख्या द्वारा, तो पर मेंबर जो एक एक आदमी जितनी कमा रही है, जितने कमाई कर रही है, उसे हमने क्या कहा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। और सोचिए नेशनल इनकम मतलब भारत के पूरा आदमी मिलकर जितना कमा रहा है उसे हमने कहा नेशनल इनकम। अब भारत में जितने आदमी हैं, मतलब भारत की आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन, यानी पूरा भारत जितना कमा रहा है, पूरे कमाई में अगर जनसंख्या से अगर भाग दे दे, पूरे कमाई में जनसंख्या से भाग दे दे, तो एक आदमी का जनसंख्या निकल जाएगा, एक आदमी का इनकम निकल जाएगा। और उसी एक आदमी के इनकम को कहते हैं पर कैपिटा इनकम, PCI। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर, अगर पूछे फॉर्मूला क्या है या डिफिनेशन क्या होगा, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या पर किसी देश में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए आय को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए को पर कैपिटा इनकम कह देंगे अगर, तो ठीक से यह पर कैपिटा इनकम डिसाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा बताइए, कोई देश का तरक्की देखना हो तो मुझे नेशनल इनकम देखना चाहिए फिर पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम की बात की तो मुकेश अंबानी का इनकम कुछ और है, एक व्यक्ति का देखे तो, और मेरा कुछ और है, छगन लाल का कुछ और है, नहीं है ना? देखिए नरेश शाह का कुछ और है, मतलब जितने भी आदमी उसका अलग अलग इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम देखकर हम देश की तरक्की डिसाइड कर सकते हैं। हम देखने का किसी देश का तरक्की देख रहे हैं, आज मुकेश अंबानी को देख रहे बोले वो इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश, गरीब भी तो है। मैं भी बताऊंगा भारत में आर्थिक विषमता है, मतलब इकोनॉमी का या फिर मनी का 90% हिस्सा मात्र 3 लोग कब्जा करके रखे हैं, बाकी 10% में पूरा देश घूम रहा है, इसलिए भारत गरीब है। नहीं आ रहा समझे पढ़ाई? आ रहा है? तो बताइए देश का अगर तरक्की देखना तो पर कैपिटा इनकम देखना चाहिए कि नेशनल इनकम? फैमिली का तरक्की देखना होगा, फैमिली का तरक्की तो अगर आप मेंबर को देखेगा तो बताइए मेरे घर में कई
मैं ही बेला बैठा हूँ। मतलब कई अगर बड़े बड़े घर में देखिए तो देखिए ना सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर देख कर डिसाइड कर लीजिएगा फैमिली लोग है नहीं। और कौन था, और कौन ठाकुर था? ठाकुर सूर्यभान सिंह, ठाकुर प्रताप, अच्छा याद नहीं आ रहे हैं, अच्छा जो भी तो वो थे। तो देखिए वो बहुत स्थिति अच्छी है, हीरा ठाकुर को देख लीजिए, नौकर जैसी स्थिति। तो ये आप एक व्यक्ति को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि फैमिली कैसा है या फिर देश कैसा है। इसलिए क्या देखना पड़ेगा, अच्छा पूरा फैमिली को देख ले तो कहीं के पता चल जाएगा। इसलिए याद रखना है देश की तरक्की कौन डिसाइड करता है? नेशनल इनकम। इसलिए नेशनल इनकम के आधार पर ही देश को बांटा गया 3 भाग में, एक विकसित देश, एक विकासशील देश और एक अविकसित देश। अब समझ में आया? अच्छा हम लोग कैसे कैसे टॉपिक कनेक्ट करने चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर एक नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि विकसित देश किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है जिसका नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो। अच्छा अविकसित देश जिसका नेशनल इनकम बहुत कम होगा। विकासशील देश जिसका नेशनल इनकम विकसित देश और अविकसित देश के बीच में होगा। अरे समझ में? फिर आंकड़ा देंगे हम, अब आंकड़ा एक बेसिक बना रहे हैं हम, कोई डाउट नहीं इसमें, पक्का किसी टाइप का कोई दिक्कत? तो नेशनल इनकम हो गया। अब सवाल है कि हम विकसित अविकसित और विकासशील देश देखेंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि नेशनल इनकम वास्तव में जो मापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल इनकम मापते तो नेशनल इनकम को मापते कैसे हैं? जैसे फैमिली छोटा है, 5 मेंबर है, तुम जोड़ दिए कि हाँ 2000 गुना 5 बराबर 10,000, लेकिन एक देश बहुत बड़ा है, इसमें प्राइमरी सेक्टर बड़ा जटिल है, सेकेंडरी सेक्टर बड़ा जटिल है और टर्सरी सेक्टर बड़ा जटिल है। तो आखिर एक मिनट बस, प्राइमरी सेक्टर जटिल है, सेकेंडरी सेक्टर जटिल है और टर्सरी सेक्टर जटिल है, तो आखिर हम कैसे इस सेक्टर को, हम कैसे सबको जोड़ जाड़ के ठीक से नेशनल इनकम निकालेंगे? तो नेशनल इनकम निकालने के कई अवधारणाएं, कई कंसेप्ट है, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाइए फिर हम बात करते हैं। तो कंप्लीट है बात। तो एक बात और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक सवाल आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखें दादा भाई नौरोजी। ये पीसीएस लेवल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में बता दूं कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। इस सवाल आईएएस में पूछा हुआ है, आरएएस में पूछा हुआ है, आरटीएस में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। सवाल फिर से सुनिए, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, 1868 के टाइम पे, 1868 में, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना जब हो गई तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जा सकता है। तो उन्हीं का श्रेय है ये फॉर्मूला भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है और उन्हीं का श्रेय प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। और प्रति व्यक्ति आय कितना आया था? तो याद रखना 20 रुपया 1868 में। अरे समझ में कितना आया था प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये। और सोचिए 1868 में 20 रुपया हो सकता है प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपया बहुत ज़्यादा 1868 के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन भी राष्ट्रीय आय की गणना किया है। तो हम लोग सब पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो अभी आपको याद रखना है। हाँ बताइए, कोई डाउट? अब देखिए राष्ट्रीय आय के आधार पर हम देश को बांट सकते हैं 3 भाग में, हाँ, विकसित, विकासशील और अविकसित। कोई डाउट है? थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो तो मैं यहाँ ही बात कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा इससे। देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय, जिस देश की राष्ट्रीय, थोड़ा सा टाइम लगे तो चीज़ को समझते हैं ठीक से। बताइए राष्ट्रीय आय के आधार पर देश के डेवलपमेंट को तय किया जा सकता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक उसे क्या कहते हैं? विकसित देश। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम उसे क्या कहते हैं? अविकसित। और जिस देश की राष्ट्रीय आय बीच में उसे क्या कहते हैं? हाँ। और एक बात और बताऊं कि अविकसित टर्म जनरली इकोनॉमी में गलत हो जाता है। अविकसित तो हो ही नहीं सकता कोई, अविकसित की जगह पर अल्प विकसित रखा जाता है। अरे समझ में क्या रखा जाता है? अल्प विकसित। अविकसित कैसे हो सकता है कोई? इसलिए याद रखना कि नेशनल इनकम के आधार पर, नेशनल इनकम के आधार पर देश को, किसको? देश को कितने भाग में बांटा गया है? तो याद रखना 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अगर 1 भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाली देश। दूसरा को क्या कहेंगे? तो दूसरे को कहेंगे विकासशील। विकासशील, नहीं समझ में? और तीसरा को क्या कहेंगे? अल्प विकसित, क्योंकि अविकसित टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। अविकसित टर्म नहीं, अल्प विकसित। ठीक है।
अब हम उधर से आते हैं, जिस एक किसके आधार पर, नेशनल इनकम के आधार पर, किसके आधार पर, नेशनल इनकम के आधार पर, किसके आधार पर, नेशनल इनकम के आधार पर। जिस देश का नेशनल इनकम, जिस देश का नेशनल इनकम 1005 से, याद रखना है, कम हो, कितना हो, 1005 से, देश का इनकम 1005 से कम हो, वैसा देश जिसका नेशनल इनकम $1005, रुपए में हम बदल सकते हैं, तो वैसा देश जिसका नेशनल इनकम 1005 से $5 से कम हो, उसे हम अल्प विकसित देश कहते हैं। यह जो डिफिनेशन किसने दिया, तो यह डिफिनेशन दिया है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, याद रखना इस चीज़ को। चलिए बताइए, सवाल तो ये भी पूछा जाता है ना एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर, तो धीरे धीरे हम लोग सब सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं। IMF का वाशिंगटन डीसी में। चलिए, तो मुझे फिर से बताइए, अगर एनर्जी आना चाहिए, एनर्जी कम गया, हाँ बताइए, अल्प विकसित देश किसे कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश किसे कहते हैं, तो याद रखना है वैसा देश जिसका नेशनल इनकम, हाँ क्या हो, हाँ $1005 से कम हो, $1005 से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, अल्प विकसित। आपको अब मन में होगा कि थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन सा देश है, तो आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका महादेश में जो देश मुख्य रूप से हैं, जो भूमध्य सागर के थोड़ा सा, मतलब भूमध्य सागर के सटे हुए देश के थोड़ा नीचे है, जैसे मैं बता दूं, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, बुरुंडी, सब देश याद है, खूब याद किए थे, सब याद है, एक टाइम पे रटते थे पूरा मैप को। तो सब जितने देश आपको दिख रहा है, मतलब नॉर्मली कहे तो अफ्रीका महादेश के जितने लगभग देश हैं, और अफ्रीका महादेश के कहाँ के देश, तो याद रखिए बीच के, सेंटर के देश। देखिए भूमध्य सागर के से सटा हुआ जो देश है, जैसे लीबिया है, ट्यूनिसिया है, सब जितने मिस्र है, सब जो दिख रहे हैं, उसके नीचे कुल मिला के कह सकते हैं सहारा डिजर्ट वाले जो देश हैं, तो सहारा डिजर्ट में 11 देश आते हैं, ठीक है। तो जो देश हैं पूरे वो देश अविकसित है, अल्प विकसित है, और वहाँ के नेशनल इनकम कितना है, $1005 से कम। अच्छा मैं बता दूँ, वैसा देश जिसका नेशनल इनकम $1005 से लेकर $1005 से लेकर, ठीक है, और $12,335 तक हो, बहुत आराम से, वैसा देश जिसका नेशनल इनकम $1005 से लेकर $12,335 तक हो, ऐसे देश को कहते हैं विकासशील देश। ये आंकड़ा एग्जाम में लिखेगा तो अच्छा लगेगा पढ़ के उसे, क्या अच्छा लड़का अपडेट है, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा वैसा देश है जिसका नेशनल इनकम 12,335 से ज़्यादा हो, 12,335 या कह दीजिए 36 से ज़्यादा हो, डॉलर से क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसे देश को विकसित देश कहते हैं। अब विकासशील में कौन कौन आते हैं, तो याद रखें विकासशील में भारत, चीन, सब विकासशील है। हालांकि अब भारत और चीन की इकोनॉमी जनरली शिफ्ट कर रही है डेवलप कंट्री की ओर, कर रही है। अरे समझ में, भारत की स्थिति भी देखें आप, कई आयाम से देखें तो भारत की स्थिति गड़बड़ा भी जाती है, कर्ज देख लीजिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे किस आयाम पर हम सेट करेंगे, तो नेशनल इनकम देख रहे हैं, नेशनल इनकम चेक भी करेंगे, नेशनल इनकम मापेंगे भी, क्या क्या इसके इंडिकेटर हो सकते हैं, सब पर बात करेंगे। सच बोलिए, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं। चलिए, विकसित देश वैसी देश जिसकी सकल राष्ट्रीय आय, अच्छा नेशनल इनकम के साथ सकल वर्ड लगा दीजिए, क्यों लगाएंगे हम आगे देखेंगे। सकल मतलब होता है कुल, सकल मतलब कुल, ठीक है। तो देखिए, तो वैसा देश जिसका सकल राष्ट्रीय आय क्या हो, 12,335 से ज़्यादा हो या 12,336 हो या इससे ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं हम, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सब जितने आपको दिख रहा है ये सारे देश क्या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है। अगर ठीक से देखिए तो नॉर्मली समझने का प्रयास करें तो देखिए थोड़ा सा ये है मैप में, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका इधर है पूरा, उसके नीचे दक्षिण अफ्रीका है, इधर देखिए यूरोप है, इसके नीचे क्या है, अगर याद होगा तो अफ्रीका महादेश है पूरा। और उसके बाद देख लीजिए रेड सी, और उसके बाद शुरू हो जाता है, मतलब अगर ठीक से ऐसे देखा जाए तो एशिया शुरू हो जाता है, ऐसे हो गया। अब समझें कि थोड़ा सा मैप में कोशिश करें तो देख लीजिए जितने इधर के देश हैं, जितने वो सारे विकसित हैं, और इधर के नहीं, यूरोप के भी, वो सब क्या है, विकसित है। अगर आप देखें क्या प्रयास कीजिए, अफ्रीका के जो देश हैं वो क्या है,
अल्प विकसित है। नहीं समझे? उसका देख लीजिए, एशिया के जो देश हैं वो क्या है, विकासशील है। इसलिए याद रखने कि एशिया के जितने भी लगभग देश है उसे संघर्ष करता हुआ देश कहा जाता है। कोई डाउट है? ये आंकड़े आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार रिवीजन कर ले तो आपको याद हो जाएगा। $1005 से कम हो, 1000 कम से कम, देखो कम से कम अगर आपको सस्टेन करना है इकोनॉमी में तो कम से कम $1005 आपको कमाना है पूरा देश को मिलकर। तो $1005 से कम, 1005 याद कर लीजिए कि आपके पैकेट में $1005 है, तो $1005 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो समझिए कि आप पूरे देश से ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर आपकी नेशनल इनकम $1005 से कम है तो आप अल्प विकसित में हैं, $1005 से लेकर $12,335 तक है तो आप विकासशील में हैं। ठीक है, मध्यम कहते हैं इसे, विकासशील में है। अगर $12,535 से ज़्यादा हो, ठीक है, 3600 या उससे ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है विकसित देश। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जितने भी देख लीजिए ना, कहीं अमेरिका इधर का आ रहा है और उसका आ रहा है यूरोप का देश आ रहा है। तो कोई डाउट है? हाँ, क्यों ये सब आगे बढ़े उस सब पर देखेंगे। तो मुझे लग रहा है अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन सीखे फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? हाँ, कितना देर हो गया? 46। मिटाऊँ इसे? चलिए, अब हम देखेंगे नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम को हम मापते कैसे हैं। जब तक नेशनल इनकम को नहीं मापेंगे तब तक काम होगा नहीं। और सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि नेशनल इनकम को मापने की क्या विधि है। सबसे पहले नेशनल इनकम को मापने की विधि में सबसे पहले एक छोटा सा टर्म देखते हैं कि देख लेते हैं ऐसे कि नेशनल इनकम को हम मापते कैसे हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम को जब मापते हैं तो उसमें एक बात और देखें कि इसके माप में किस आय को शामिल करते हैं। माप में शामिल आय, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या सवाल है कि नेशनल इनकम में किस माप को हम शामिल करते हैं। तो नेशनल इनकम को मापते कैसे वो देखेंगे। फिर देखेंगे नेशनल इनकम में माप में किसको, मतलब किस आय को हम शामिल करते हैं। तो किस आय को शामिल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आय 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखना है बात को। आय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आय को कहते हैं अर्जित आय, अर्जित आय, और एक को कहते हैं अनार्जित आय। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अनार्जित आय। अब आप लोग आज की एक क्लास बाद से आप सवाल बनाना शुरू कर सकते हैं, फिर आपका सवाल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक अर्जित आय, दूसरा अनार्जित आय। मतलब एक क्लास और करना है ये चीज़ें, सवाल आप बना सकते हैं, सवाल आप देखना चालू कर दीजिए। इसके बाद एक क्लास और, इसके बाद वाला जो सेक्शन होगा अगला क्लास, उसके बाद आप सवाल बनाना चालू कर सकते हैं, आपके सवाल बनने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक बैंकिंग में, फिर आपसे सारा सवाल बनने लगेगा। ठीक है, कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, वो आपके सेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और कन्फ्यूजन, जैसे आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन वहाँ रिवाइज कीजिए, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। हाँ, मुझे बताइए। ठीक है, तो आय के कितने प्रकार? 2, अर्जित आय, दूसरा अनार्जित आय। अर्जित आय को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्नड इनकम, अर्नड इनकम, और इसे कहते हैं नॉन अर्नड। जनरली नहीं कहते अर्न कितना है तुम्हारा। बड़ा आराम से देखें, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं बताता हूँ कि अर्नड इनकम जो है, अर्जित है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए अर्जित आय किसे कहते हैं। नॉर्मली देखिए, समझिए इस बात को। एक इसका कॉन्सेप्ट चलता है बोलेरो, बुलेरो। क्या चलता है? बुलेरो। ठीक है, बुलेरो। बस इसका उल्टा कर दीजिए, काम हो जाएगा। घबराना नहीं, बस देखिए 2 मिनट में चीज़ें कंप्लीट हो गई। जैसे देखिए, अर्जित इनकम किसे कहते हैं, अर्जित आय किसे कहते हैं। देखिए नॉर्मली सबसे पहले क्या है कि हम कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करें, मतलब आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं फिर से बताइए? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आर्थिक क्रिया में कौन कौन आता है? 4, उत्पादन, हाँ, उपभोग, हाँ, विनिमय और निवेश। वैसा आय जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के द्वारा हो उसे हम अर्जित आय कहते हैं। बस यही मेन है, वैसा आय जो
इकोनॉमिकल एक्टिविटी से आए उसे क्या कहते हैं? अर्जित आय कहते हैं। फिर से बोलिए, वैसा है जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी से आए उसे हम अर्जित आय कहते हैं। नहीं हो रहा है क्लियर? ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वैसा आय जो प्रोडक्शन से प्राप्त हो या कंजम्पशन से प्राप्त हो या विनिमय से प्राप्त हो या इन्वेस्ट से प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? अर्जित आय कहते हैं। अरे समझ में? अब समझिए इस बात को, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो हम अगर खरीदते हैं तो अगला को तो आय प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे हैं? हम अगर खरीदते हैं तो जो बेच रहा है उसको क्या प्राप्त हो रहा है? आय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समझिए इस बात को। तो अच्छा, जिसे हम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से खरीदते हैं, हम इस उद्देश्य से खरीदते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हम आगे कमाएंगे। अरे समझ में? तो जिस समय हम खरीदते हैं चीज़ को, वो भी एक प्रकार का अर्जित आय है, क्योंकि अरज रहे ना कि इतना सोना चांदी इतना सब कुछ अरज के कहाँ जाओगे? अर्जित आय है। फिर देखिए LE, एक बात याद रखना है, अर्जित आय किसे कहते हैं? कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके जो धन कमाते हैं, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी से जो आय आ रहा है उसे हम अर्जित आय कहते हैं। नहीं आ रहा समझे? मेन यही लाइन है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखें जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। यह है कि अगर हम बाय करते हैं तो जो आय होगा अर्जित आय होगा। इसके साथ क्योंकि हम बाय किए तो उसके सेम अमाउंट में, जैसे हम 10,000 रुपये दिए तो उसके सेम वैल्यू का चीज़ तो हम लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिए हैं, तो आय। क्योंकि आय में हमेशा धन नहीं होता है, याद रखना है। कई बार हम कुछ जगह काम करते तो बदला में हमें प्याज मिल जाता है। गांव में अगर आप कोचिंग वगैरह पढ़ाइएगा तो बदला में कई बार प्याज, कई बार आलू, कई बार टमाटर, कई बार दूध, कुछ कई बार भूसा, कई चीज़ें देके सधाता है पैसे। तो याद रखें, वो भी क्या एक प्रकार का आय है। नहीं आ रहा समझ में? तो याद रखना, बाई करते हैं तो अर्जित आय है। LE मतलब याद रखें, अर्जित आय की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लीगल होता है। क्या होता है? लीगल होता है। और आपको सबसे बेहतर तब समझ में जब इसका पॉइंट बता दूंगा। कई दो टॉपिक जब कंप्लीमेंट्री हो तो एक टॉपिक को पूर्णतः, जैसे आप रात का वैल्यू, दिन का वैल्यू तभी समझ पाएगा जब आप रात देखे हैं, बिना रात देखे आप दिन का वैल्यू नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार से ये टॉपिक को रिलेटिव है। क्लियर है? हाँ, अर्न्ड आय जो अर्जित आय क्या होता है? लीगल होता है। लीगल कहने का मतलब आपके पास पैसों का ब्यौरा होना चाहिए कि कहाँ से आया। अगर नहीं है तो फिर ब्लैक मनी है। इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और RO मतलब याद रखिए रूटीन। रूटीन का क्या मतलब है? जो पैसा आपके पास आ रहा है वो रेगुलर आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए पैसे, तो हम कहेंगे क्या है? वो अर्जित आय। फिर से समझिए, नहीं आ रहा समझ में? इतना बात समझे? नहीं समझे? याद आया? याद हो गया? अब देखते हैं, वहाँ से रिलेट करेंगे, फिर चीज़ें अंतर करके समझ में आ जाएगा। अनार्जित आय किसे कहते हैं? तो याद रखें, अनार्जित आय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात याद रखना है कि इसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होगा, जो चीज़ें इसमें है उसमें नहीं होगा। फिर देख लीजिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होगा, उसका खरीदना नहीं है वस्तु को। अगर आप बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो अनार्जित आय है। फिर देख लीजिए, लीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद रूटीन नहीं होना चाहिए। हाँ, बता रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, हम आएंगे ना, लिखें तो बताएंगे। अब देखिए, हम समझते हैं, एक बात को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, काम हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत। 90% बात आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है? और पुराना कोई भी आप गुड्स, ओल्ड गुड्स जब बेचते हैं, आप ओल्ड गुड्स सेल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं जब एक बार एग्जाम में आ चुका है सवाल है, बात कर लूँ मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, कि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त होने वाली आय अर्जित आय, अनार्जित आय। मैक्सिमम बच्चे अर्जित आय में टिक मारे, लेकिन अनार्जित है। मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना है, मुझे बताइए, रिश्वत आप लेते हैं, बताइए इकोनॉमिकल एक्टिविटी है? नहीं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, किसी चीज़ का उत्पादन आप नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं, फिर भी आपके पास आय आ रहा है, तो बिना इकोनॉमिकल एक्टिविटी के जो आय आए उसे अनार्जित आय कहते हैं। आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? आ रहा समझ में? दूसरी बात, आप किसी वस्तु को सेल कर रहे हैं, तो जब सेल किए तो आपके पास इनकम तो आया, लेकिन वो रूटीन वाइज नहीं है। रूटीन मतलब रेगुलर। जैसे मान लीजिए मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे एक महीने में 30 रुपये, तो अगले महीने भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा। आ रहा समझ में? कोई डाउट है? नहीं। तो रूटीन वाइज नहीं होने के कारण सेल को क्या कहा गया? अनार्जित है। क्योंकि रूटीन वाइज तो जो रूटीन वाइज हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्जित है।
समझ पा रहे हैं? सोचिए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल से अगर पूछे सेल क्या है, किसी वस्तु का सेल क्या है? अनार्जित आय है। अच्छा, बाय को क्यों रखा गया इसमें? क्योंकि बाय खरीदते भी तो एक बार है, लेकिन समझें इस बात को हम समझेंगे। पहले बताइए, अनार्जित आय और अर्जित आय में अगर अंतर पूछे तो एक सबसे बढ़िया अंतर क्या लिख सकते हैं? अर्जित आय इकोनॉमिकल एक्टिविटी से प्राप्त आय है, अनार्जित आय में इकोनॉमिकल एक्टिविटी सम्मिलित नहीं है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझ पा रहे हैं? चलिए दूसरी बात बोले तो याद रखना है कि इसमें बुलेरो है, मतलब खरीदना। तो देखिए, अगर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, जैसे आप मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन आप खरीदें तो उस मशीन से आप रूटीन वाइज फिर आय प्राप्त कर सकते हैं। बेच दिए उससे आप रूटीन वाइज आय प्राप्त नहीं कर सकते ना। आप अगर घर खरीदे हैं तो घर खरीदे तो आप रेंट पे लगा दीजिए, तो हर महीना आपका कुछ ना कुछ इनकम आ जाएगा रूटीन वाइज। अच्छा मुझे फिर बताइए, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या कहा? घर खरीदा, तो घर खरीदा तो लीगल होगा, रूटीन वाइज इनकम हमें दे देगा, ठीक है। और जब किसी वस्तु को हम खरीदें तो वहाँ कहीं ना कहीं हम क्या किए? दिमाग लगाएं, हम खरीदें और खरीदने के बाद उसके क्या कि वहाँ कुछ रेंट पे लगा दिए, तो कहने कि प्रोडक्शन कर रहे हैं पैसों का। आ रहा है समझ में? तो कहने की इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो हो गया। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब एक ऐसा संस्था जहाँ कुछ ना कुछ क्रिया करके पैसा आ जाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रहा है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रहा है, वह लीगल भी है, रूटीन वाइज मुझे पैसा भी दे रहा है, इसीलिए बाई को जो अर्जित आय में रखा गया है। अब कन्फ्यूजन नहीं है? पक्का? सवाल है? पूछ लीजिए। आप लोग को सवाल है कमेंट में लिखिए, जवाब मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अनार्जित आय में देख लीजिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी शामिल हो। जैसे मान लीजिए आपने घर बेच दिया, इसमें खरीदे हैं, इसमें बेचने पर घर आपने बेच दिया, तो घर आप बेच दिए तो पहले तो रूटीन वाइज पैसे आएगा? नहीं आएगा। अरे समझ में? अच्छा, लीगल मतलब लीगल तो हो सकता है, घर आप बेचे तो लीगल हो सकता है, लेकिन कई बार कई चीज़ें बेचना लीगल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कई चीज़ें, स्मगलिंग, ड्रग्स, इस सब की चीज़ें, अरे वो तो इलीगल है कि घर आप बेचते हैं, लीगल है लेकिन रूटीन वाइज पैसे नहीं आ रहा है, सेल कर रहे हैं, रूटीन वाइज पैसे नहीं आ रहा है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया? अनार्जित आय में। लेकिन एक बात और देखिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो शामिल नहीं है। अब बेच दिए तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, बेच दिए आप। जो खरीदा है उसके लिए क्या है? जो बेचा उसके लिए नहीं है, इसलिए इसे सेल में कहाँ रखें? अनार्जित आय में। बच्चे बहुत गलत क्या है, बहुत टीचर भी गलत किए थे उस समय, अब गलत नहीं होगा। और भी याद रखना है, रिश्वत क्या? अनार्जित आय है। कोई डाउट? तो अर्जित आय, अनार्जित आय समझ में आया। अब थोड़ा सा एक बात मैं पूछूं कि अगर नेशनल इनकम में क्यों बताया? इसलिए बताया कि याद रखना है, आपसे एग्जाम में जनरली कम सवाल पूछा जाएगा। आपसे एक सवाल पूछेगा कि जब नेशनल इनकम का हम अगर माप करेंगे, क्या करेंगे? माप करेंगे, तो इसमें किस प्रकार की आय को हम देखेंगे? अर्जित आय को या अनार्जित आय को? अर्जित आय को। कोई दिक्कत? क्योंकि सोच लीजिए, मान लीजिए सेल करना क्या अनार्जित आय है, तो मान लीजिए भारत में बहुत कुछ वस्तु है, उसको हमने क्या किया? सेल कर दिया, देश से बाहर चला गया, तो बताइए उसका ब्यौरा तो नहीं ले पाएंगे। जो बेच दिए, याद रखना हमेशा देश से देखते कि आप प्रोडक्शन कितना करते हैं। मान लीजिए बेचने पर देखा जाए तो हमें 1000 समोसा बना दिए, 1000 समोसा बना दिए, ठीक है। और बाहर मार्केट में हम उसमें से 500 समोसा भेजें, तो मार्केट का जो रिपोर्ट मिलेगा सरकार को, इतना भेजे, याद रखिए। तो सोचिए इस बात को, अगर हमें पैसा बचाना हो तो 1000 समोसा बना दिए और हम सरकार को बची कि देखिए मेरा 500 ही बिका है, तो जो हम 500 बनाए हैं उसका तो सरकार को ब्यौरा नहीं जाएगा, 500 जो बिका उसी का ब्यौरा जाएगा सरकार को, तो सरकार को तो प्रॉफिट कम है, इसलिए सरकार कहती है आपका कितना बिकने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे सोचिए एक बात को, तो एक जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो तो बहुत गाड़ी बना देती है और उसका बिका कम, तो बिका कम तो सरकार को कम टैक्स जाएगा, तो सरकार बोलती है कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना कम बेचें, आपका मार्केटिंग खराब है, आपका स्किल खराब है, हमने तो आपको क्या किया? जगह दे दिया, जो आपको चाहिए वातावरण हमने दिया, आप कम बेचे, इसमें आपका फॉल्ट, इसलिए आप बेचने का कोशिश करें, अपना मार्केटिंग बढ़ाइए। हम उस पर टैक्स लेंगे जितना प्रोडक्ट के जितना बनाए हैं, नहीं समझे? इसलिए याद रखना कि सेल कितना बेच दी उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कितना बनाए उससे मुझे फर्क पड़ रहा है, और बनाना कहने के प्रोडक्शन तो इसमें है। आ रहा है समझ में? तो याद रखिएगा, मान लीजिए कुछ चीज़ देश से बाहर हम बेच दिए, सरकार को पता नहीं चलेगा, भेज दिए, पता नहीं चलेगा सरकार को, इलीगल तरीके से तो भेजा जा सकता है। नहीं आ रहा समझ में? कोई डाउट? तो यही याद रखना है कि नेशनल इनकम में सवाल पूछिएगा, नेशनल इनकम के माप में अनार्जित आय को शामिल किया जाता है या फिर अर्जित आय को? अर्जित आय को। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्यों शामिल किया जाता है समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है? तो पहली बात यही बात है कि राष्ट्रीय आय के माप में किसे शामिल किया जाता है? अर्जित आय को शामिल किया जाता है, अर्जित आय को शामिल किया जाता है। अब एक बार क्या हुआ, सवाल ये पूछ दिया गया कि नेशनल राष्ट्रीय आय के माप के समय देखा जाता है उत्पादन, व्यय, इसी दोनों में से बताइए। तीसरा ऑप्शन था उत्पादन, व्यय, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। उत्पादन, व्यय नहीं, व्यय कहाँ? सेल हो गया व्यय।
अच्छा व्यय नहीं होगा, एकदम सही है। क्या होगा? उत्पादन। हर समझ धीरे धीरे और चीज़ें समझ में, ये चीज़ें और क्लियर करूँगा मैं। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कि हमेशा पहला क्लास मेरा बेसिक होता है, सवाल यहाँ से ही बनेंगे। और अगर मेरा पहला क्लास आप नहीं देखे तो अगला क्लास नहीं आएगा समझ में। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ पूरा समझाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं फील हो, मज़ा आ जाए, तो फिर आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। किसी प्रकार का डाउट नहीं। तो राष्ट्रीय आय की माप में हम क्या देखते हैं? अर्जित आय देखते हैं। और अर्जित आय कहाँ से प्राप्त होती है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी से प्राप्त होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, खरीदना, लीगल और रूटीन वाइज। अरे समझ में, रूटीन वाइज है तो फिर नेशनल इनकम ज़्यादा। तो कुल मिला के बात ये है कि राष्ट्रीय आय ऐसे। अब छोटी सी बात करें कि राष्ट्रीय आय की माप में ये शामिल है। राष्ट्रीय आय की माप में शामिल कौन नहीं? अनार्जित आय। सब देख लिए आप सवाल है राष्ट्रीय आय की माप में जो शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की माप करने की विधि क्या है, मापन के तरीका क्या है, आ रहा समझ में? उसको हम टॉपिक बना के और अगले क्लास में फिर देखेंगे चीज़ों को, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की माप। हाँ, राष्ट्रीय आय की क्या देखेंगे हम लोग? माप। तो माप के अंतर्गत हम लोग 4 चीज शामिल करेंगे। राष्ट्रीय आय की माप के इसमें सबसे पहले 3 क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। कहाँ? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर ध्यान दिया जाता है। अर्थ व्यवस्था के कहाँ ध्यान दिया जाता है? क्षेत्रक पर ध्यान दिया जाता है। पहली बात ये है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कोई डाउट है? फिर हम देखेंगे इसके बाद सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय से रिलेट करके क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें 3 हैं। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक बार पीछे में पढ़े थे हम, पीछे बोले थे कि आगे टॉपिक आएगा, तो इस बार हमारा एक कंप्लीट होगा पूरा। और बाकी मैं बता दूं कि बाकी हर जगह पढ़ाया जाता है 3 सेक्टर। मैं आपको पढ़ाऊंगा 4th सेक्टर भी पढ़ाऊंगा अभी, और 5th सेक्टर भी पढ़ाऊंगा। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं। सामान्यतः एग्जाम में 3 से सवाल बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाए तो आप 4th भी गलत नहीं करेंगे और 5th भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः क्षेत्र कितने हैं, तो 3 में ही टिक मारना है। लेकिन अभी IT सेक्टर वगैरह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ा के 4था सेक्टर 5वां सेक्टर जोड़ा गया इसमें। कोई डाउट? इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की माप की। पहले तो अर्थव्यवस्था के माप में सबसे पहले क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। फिर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के माप जो राष्ट्रीय आय के माप के सूचकांक, इंडेक्स। और इसी सूचकांक में क्या क्या? इस सूचकांक में आएगा GDP, GNP, जो भी है, NNP, कुछ भी। तो सूचकांक इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के माप करने की विधि, आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, उसका व्यय गणना विधि। और यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक स्टूडेंट होंगे समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना क्रीम मक्खन वाले टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। एकदम मक्खन है, मतलब समझे, सब कुछ छान के यहाँ से सवाल पूछा जाता है। मतलब ऐसे अगर छन्ना रख दीजिए तो जितना इकोनॉमी में पढ़ाया हूँ सब नीचे गिर जाएगा और सब छन के ऊपर रह जाएगा। और एग्जाम वाले यहीं से क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं, नहीं होता ऐसा। तो कंप्लीट है बात। उसके बाद हम चौथी बात करेंगे नेशनल इनकम मापने वाले बताने वाली संस्था। हाँ ठीक है, तो नेशनल इनकम बताने वाली संस्था, समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के बात हम अब क्या बात करने वाले अगले क्लास में? एकदम चैन से सोना है तो जाग जाइए, जानते इस बात को? तो आराम से देखिए, मतलब जीवन में सोना है तो अभी आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देख लीजिए अब हम क्या देखें? माप। और ये हमारा क्रीम टॉपिक है, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं अगला क्लास मिस नहीं करना है। अभी से बेचैन होना जब तक अगला क्लास अपलोड ना हो जाए। बार बार आप चैनल खोल के देखते रहिए कि अपलोड हुआ है क्लास की नहीं, क्योंकि अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऊर्जा से, जितना एनर्जी इसमें था इससे बहुत हाई एनर्जी होगा, बहुत फैक्चुअल होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत अप्लाइड पार्ट होगा। हर टाइप से हंसी मजाक में हर टाइप से हम बात करके एक एक पॉइंट को समझा देंगे। कौन सा पॉइंट पर बात करेंगे? आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, जितना अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे उतना डिटेल बात, मतलब अल्ट्रा एनसीईआरटी हम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूचकांक पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की माप की विधि कौन है। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय बताने वाली संस्था कौन है। और सब पर बात करके आपका राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन ढूंढ के बनाना चालू कीजिए, ठीक है? और क्वेश्चन आपका दुश्मन होगा और आप सिपाही होंगे। चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नए एहसास के साथ। तब तक आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ। जिम्मेदारी आपका पहला ये है, आपका कर्तव्य है ये कि आप क्लास को देखिए, क्लास का नोट्स बनाइए, उसे बार बार रिवाइज कीजिए एवं इसके बाद आप क्लास को शेयर कीजिए, वैसे लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। आपको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना एवं करवाना भी है। और ये आपका अपना परिवार, इसे आप जितना आगे बढ़ाइए, देश का जनसंख्या आगे बढ़ रहा है
तो आप जनसंख्या के साथ साथ अपना शिक्षा को भी शेयर कीजिए, ठीक है। सबके पास इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।